ज्यादा हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे उतना ही ज्यादा हमें हमें अच्छा फूड मिलेगा। अगर हम जितने ज्यादा केमिकल यूज कर रहे हैं और वो चीजें हम घर घर में ही हम यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं केमिकल्स जाना स्टार्ट हो रहे हैं। तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करें और बाकियों को भी यही रिकमेंड करें कि वो लोग भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ही ध्यान दें। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर प्लांट प्लांट न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ग्रीन प्लेनेट के कितने प्रोडक्ट्स हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज है, ठीक है, और सारे के सारे प्रोडक्ट्स कैसे बने हैं, आज हम उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे ही नेचुरली डिराइव्ड हैं। किसी भी चीज को मारकर नहीं बनाया गया, कुछ पौधों को और कुछ पौधों के मिनरल्स को लेकर बनाया गया है, किसी चीज को मारकर नहीं बनाया गया, ठीक है। ये बायोस्टिमुलेंट है। बायोस्टिमुलेंट इन द सेंस कि फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। अगर फोटोसिंथेसिस प्रॉपर है, इट मीन्स की क्लोरोफिल लेवल भी अच्छी तरह से बन रहा है। अगर क्लोरोफिल लेवल अच्छी तरह से बन रहा है तो पत्तियां जो है एकदम स्वस्थ हैं, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ प्लांट ग्रोथ में मदद करेंगे, ठीक है। और जितने भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो कुछ तत्व होते हैं जो जमीन को बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, कुछ तत्व ऐसे हैं जो जमीन को बहुत कम मात्रा में चाहिए, पौधे को बहुत कम मात्रा में चाहिए। तो दोनों के कॉम्बिनेशन है मोस्टली सभी प्रोडक्ट्स में, ठीक है। और उसके बाद वेजिटेटिव स्टेज से लेके, जैसे ही हमने सॉइल के लिए कुछ भी यूज किया, ठीक है, सॉइल से लेके वेजिटेटिव स्टेज, उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज, और अगर पौधे में कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए हमारे पास सारे के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सॉइल एप्लीकेशन में भी हम यूज कर सकते हैं, जमीन के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं, साथ ही साथ फॉलेट स्प्रे भी हम पत्तियों के ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद है कि माइक्रोब्स का एग्रीकल्चर में क्या रोल है। अगर हम आज के टाइम पर देखें तो जो हमारी जमीन है उसके ऊपर एक यूरिया डीएपी की लेयर बन चुकी है, जिस वजह से जो उसमें माइक्रोब्स हैं वो प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पा रहे। माइक्रोब बहुत तरह के होते हैं, माइक्रोराइजा है, एक्टिनोमाइसिटीज है, राइजोबैक्टीरिया है, राइजोबिया है, आगे इनकी बहुत सारी फैमिलीज हैं, ठीक है, जो कि हम प्रोडक्ट्स में अपने प्रीमियम में हम यूज करते हैं। तो ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, माइक्रोराइजा, ठीक है, ये क्या करेगा, पानी को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। जैसे ही आपने जमीन में पानी डाला या न्यूट्रिएंट डाले, माइक्रोराइजा क्या करेगा, उन्हें एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। उसके बाद है नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबैक्टीरिया। राइजोबैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन एक टाइम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जिसको डायरेक्ट नहीं लिया जाता। जो पौधा डायरेक्ट नहीं ले सकता उसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है अमोनिया में, नाइट्रेट में, नाइट्राइट में, फिर वो सारा का सारा जो नाइट्रोजन है एक छोटी सी फॉर्म में जमीन लेती है। जैसे कि हम लोग भी हैं, हम पूरी की पूरी चपाती नहीं खा सकते, ऐसे ही जो जमीन है वो डायरेक्ट जो नाइट्रोजन है उसे नहीं ले सकती, उससे छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है, फिर उसे लिया जाता है, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स जो है वो सेल्स में स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन यूज की जाती है, डेड मटेरियल, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से हम ऑर्गेनिक जो जमीन है उसे रेडी करते हैं। तो हमारे पास अभी यहाँ पर सॉइल ट्रीटमेंट के लिए दो प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले है हमारे पास प्रीमियम एंड दूसरा है हमारे पास भूमि पावर। जो प्रीमियम है ये लिक्विड फॉर्म में है, ये इसमें सॉइल के लिए, सॉइल की बेनिफिट्स के लिए बैक्टीरिया है, ठीक है। अभी आज के टाइम के ऊपर क्या है, लोगों ने बहुत ज्यादा यूरिया डीएपी केमिकल यूज कर लिया, जिस वजह से क्या हुआ कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं या माइक्रोब्स हैं उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया। तो ये क्या करेगा, प्रीमियम जैसे ही हम मिट्टी में डालेंगे, एक तो ये बैक्टीरिया को लाइव होने में, ठीक है, उन्हें एक एक फॉर्म में लेके आने में मदद करेगा, साथ ही साथ भी
50 स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाली जाती हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, पीएच लेवल को मेंटेन करके रखेगा, साथ ही साथ प्लांट रेजिस्टेंस टू डिसीज, ठीक है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो जड़ों से पौधे को लगनी शुरू हो जाती हैं, तो वो उन सारी बीमारियों से बचा के रखेगा। साथ ही ये जमीन को सॉफ्ट बनाने में मदद करेगा। जितनी ज्यादा जमीन जो होगी वो मुलायम होगी, सॉफ्ट होगी, उतना ही ज्यादा जो जड़ होगी उसे फैलने में मदद मिलेगी, और उतनी ही ज्यादा जो जड़ होगी वो धीरे धीरे फैलती जाएगी। तो इसके हम डोसेज यूज करेंगे 2 से 3 ml पर लीटर ऑफ वाटर, और उसके बाद अगर हम एकड़ की बात करें तो 1 लीटर पूरे 1 एकड़ में हम डाल सकते हैं। उसके बाद है भूमि पावर। अभी ये भी मिट्टी के लिए है, इसका हम ब्रॉडकास्ट करेंगे क्योंकि ये ग्रेनुलर फॉर्म में है। ये एक दानेदार खाद की तरह है, बेंटोनाइट कवरिंग है इसके ऊपर। बेंटोनाइट क्या है, बेंटोनाइट एक वोल्केनिक ऐश है। जैसे ही ज्वालामुखी फटा उसमें से काले रंग की मिट्टी निकलनी शुरू हो जाती है, तो उसकी जो कवरिंग होती है वो इसके ऊपर की जाती है, ठीक है। ये ग्रेनुलर दानेदार खाद की तरह है। इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, ह्यूमिक एसिड है, सीवीड एक्सट्रैक्ट है, विटामिन है एंड अमाइनो एसिड है। ये बहुत सारी चीजों के मिक्सचर से, ब्लेंड से इसे बनाया गया है, ठीक है। जो भी जमीन के लिए बेनिफिशियल है वो सारे के सारे माइक्रोब्स इसमें डाले गए हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग टेक्नोलॉजी है। लॉन्ग लास्टिंग टेक्नोलॉजी इन द सेंस जैसे जैसे ये जमीन में जाता जाएगा ये धीरे धीरे घुलनशील होता जाएगा। घुलनशील होगा इन द सेंस कि ये दानेदार खाद की तरह है, ये एकदम से नहीं घुलेगा, ठीक है। ये धीरे धीरे डिसॉल्व होता जाएगा। इसे प्रॉपरली 2 से 2.5 महीने तक इसका जो प्रोसेस है वो चलता है। उसके बाद ये क्या करेगा, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को मेंटेन करके रखेगा। अगर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो प्रॉपर है, 24:1 जो है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है, अगर ये रेशियो मेंटेन्ड है तो मिट्टी भी जो है वो स्वस्थ है, ठीक है। और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करवाने में मदद करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि सॉइल को, मिट्टी को अच्छा रखने के लिए हमारे पास किन किन चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उसका पीएच लेवल प्रॉपर होना चाहिए। पीएच लेवल प्रॉपर है तो उसका टेम्परेचर प्रॉपर आएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर प्रॉपर है तो उसमें जो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से होंगे। अगर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं तो उसके बाद उसका जो पानी है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये सारी की सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप खेत में जाते हो। तो अगर ये सारी चीजें मेंटेन है तो मिट्टी बहुत अच्छी है। अगर इनमें से कोई भी चीज की कमी आनी शुरू हो जाती है तो मिट्टी में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स की, तो हमारे पास कुछ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पहले है पीपीएसटी जो कि सीड ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद है ब्लूम, ग्रो एंड नाइट्रोकिंग। अब सबसे पहले है हमारे पास पीपीएसटी। पीपीएसटी का रोल क्या है, ये क्या करेगा, अर्ली एंड यूनिफॉर्म सीड जर्मिनेशन करेगा। अर्ली एंड यूनिफॉर्म इन द सेंस को बीज अंकुरण के टाइम से थोड़ा पहले निकालने में मदद करेगा, साथ ही साथ रूट डेवलपमेंट में मदद करेगा, जड़ों के विकास में मदद करेगा। इनिशियल स्टेज से लेके जैसे ही पौधा जो जमीन से बीज का अंकुरण होना शुरू हुआ, बीज से पौधा बनना शुरू हुआ, तो उस टाइम पर क्या करेगा, ये न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करवाने में मदद करेगा, प्रोटेक्ट करता है, बीज को बचा के रखता है। बहुत सारे कीड़े ऐसे हैं जैसे व्हाइट क्रब है, वो धीरे धीरे क्या करता है, बीज को खाना शुरू कर देता है, तो ये उन सभी चीजों से बचा के रखेगा। उसके बाद अगर हम पीपीएसटी का यूज करें तो 20 ml हमने पीपीएसटी लेना है, 50 ml पानी लेना है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करोगे। मिक्स करने के बाद उसमें 1 किलो बीज डालोगे। बीज डालने के बाद अभी उन्हें धूप में नहीं सुखाना, हमेशा ही जब भी बीज को सुखाओगे छांव में सुखाओगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या होगा, एक एक बीज के ऊपर पीपीएसटी की कवरिंग आनी शुरू हो जाएगी। अगर इनमें से 2 बीज इकट्ठे भी हो गए तो भी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 2 बीज इकट्ठे हैं, आप ऐसे ही उसका ब्रॉडकास्ट कर दोगे तो वहां पर क्या होगा कि दोनों के दोनों बीजों का अंकुरण जो है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। दूसरी बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि 2 बीज नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ इसे छांव में सुखाओगे, अगर धूप में सुखाओगे तो इसके जो ऊपर पीपीएसटी की कवरिंग होगी जो जमीन में जाने तक रहेगी, जमीन में जाके टूटेगी, वो धूप में ही टूटनी शुरू हो जाएगी। अभी एक बात और ध्यान में रखेंगे, अगर तो छिलके वाली कोई भी बीज है तो उसको आप डिप ना करें, कोशिश करें कि उसको आप जमीन के ऊपर बिछा दें और उसके ऊपर पीपीएसटी का जो स्प्रे है वो कर दें। क्लियर। और जब भी बीज लगाओ ध्यान रखो कि जो बीज है वो अच्छी तरह से सूख जाना चाहिए।
उसके बाद एनपीके है, पौधों में कौन कौन सी कमियां आती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास हेल्दी लीव है, स्वस्थ पत्ती है, और उसके बाद है फॉस्फेट की डेफिशिएंसी की पत्ती। इसमें क्या होगा, रेडिश पर्पल कलर का मार्जिन आना शुरू हो जाएगा पत्तियों के ऊपर। बाहर से जो नई पत्तियां होंगी वहां पर इनका जो अटैक होगा वो ज्यादा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें पोटाशियम की कमी में भी यही दिक्कत आएगी। यहाँ पर भी टिप से लेकर और बाहर की तरफ, बाहर वाली जो लेयर है यहाँ पर पोटाशियम की कमी आनी, पत्तियों का जो झुलसना है वो शुरू हो जाएगा। और ये दिक्कत पत्तियों के, पुरानी पत्तियों के ऊपर ज्यादा देखने को मिलेगी। और उसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी क्या होगा, टिप से पीली पड़ेगी, धीरे धीरे अंदर की तरफ पीली होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, या तो पत्तियां जो बहुत ज्यादा पुरानी है वो इफेक्टेड होंगी, या बहुत ज्यादा नहीं है वो इफेक्टेड होंगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम के ऊपर क्या है, पत्तियों का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वीक है, जिस वजह से दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी में क्या है, गोइंग पॉइंट्स जो है, जहां से पत्ती निकलती है, ये वाला जो पोर्शन है यहीं से मरना शुरू हो जाता है। और इसमें जो यंगर लीव्स हैं, जो नए पत्ते हैं, वो पहले इफेक्टेड होते हैं। उसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी में भी जो नए पत्ते हैं वो पहले इफेक्टेड होंगे, और जो पुरानी पत्तियां होंगी वो पीली पड़ के नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद है सल्फर। सल्फर की कमी में से क्या होगा, जो यंगर लीव्स, नए पत्ते हैं, वो पहले इफेक्टेड होंगे, और साथ ही साथ ये जो कमी है ये नाइट्रोजन की कमी के साथ मिलती जुलती दिखाई देगी। उसके बाद है बोरोन। बोरोन की कमी सबसे ज्यादा फलों के ऊपर देखने को या सब्जियों के ऊपर देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कोई भी फ्रूट है या सब्जी है, वो उसका जो रंग है वो ब्राउन कलर का, भूरे रंग का होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ अब ये दिक्कत भिंडी में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें क्या है, भिंडी का जो ऊपर वाला साइज है, ऊपर से जो स्तर है वो मुड़नी शुरू हो जाती है। तो ये है कि कौन सी कमी के क्या लक्षण होंगे। ठीक है, और उसके लिए हमने क्या देना है। अगर आपको आयरन की कमी दिखाई देती है, फेरिक की कमी दिखाई देती है, तो उसके लिए आप दोगे फेरिक की 0.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। और ये क्या करेगा, एक तो आयरन की कमी को पूरा करने में मदद करेगा। आयरन और फेरिक को लेके किसी ने कंफ्यूज नहीं होना। आयरन एक नॉर्मल वर्ड है, और जो फेरिक है आयरन को ही बोला जाता है, ये उसका साइंटिफिक नेम है। क्लियर? तो ये क्या करेगा, क्लोरोफिल लेवल को बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, कोई भी इंसेक्ट है उससे पत्तियों के ऊपर अटैक नहीं करने देगा, पीएच लेवल को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, ग्रोथ रेट को अच्छा बनाएगा। तो इसकी जो डोसेज है 0.5 to 1 ग्राम आप यूज करोगे पर लीटर ऑफ वाटर। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी जो है हमें उस टाइम के ऊपर ज्यादा देखने को मिलती है जब जो फ्रूट है वो निकलना शुरू होता है। तो इसके लिए आप दोगे कैल्शियम ईडीटी 0.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, इसका आप यूज कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद है कॉपर ईडीटी। कॉपर ईडीटी जो है, कॉपर की कमी उस टाइम के ऊपर होगी जब जो ग्रोथ है वो चल रही होगी, ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इसका। साथ ही साथ ये कॉपर क्या करेगा, फ्रूट को या फिर सब्जी को, दोनों को रंग देने में मदद करेगा और उसको टेस्ट देने में मदद करेगा। इसकी जो डोसेज रहेगी सेम रहेगी, 0.5 to 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। उसके बाद है मैग्नीज ईडीटी। मैग्नीज की जो है ये भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। ठीक है, वाटर सॉल्युबल है, और इसकी जो डोसेज है वो आप दोगे 0.5 to 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। उसके बाद है जिंक ईडीटी। जिंक ईडीटी की कमी, अब कोई भी जिंक के लक्षण आपको पौधे के ऊपर दिखाई देते हैं तो उस टाइम के ऊपर आप जिंक ईडीटी का जो स्प्रे है वो कर सकते हो, और पत्तियों को जिंक की कमी से बचा सकते हो। इसकी जो डोसेज रहेगी 0.5 ग्राम रहेगी पर लीटर ऑफ वाटर। उसके बाद है ग्रो। जब भी पत्तियां जो है वो निकलनी शुरू हो गई, उनकी ग्रोथ शुरू हो गई, तो जैसे ही बीज अंकुरण के बाद जो पत्ती है वो थोड़ी सी बाहर आई, इट मीन्स ग्रोथ शुरू है, तो उस टाइम के ऊपर आप इसका स्प्रे जो है वो कर सकते हो, और ये 2 से 3 ml जाएगी पर लीटर ऑफ वाटर। उसके बाद है ब्लूम। ब्लूम क्या करेगा कि जैसे ही फ्रूट आया, फ्रूट को फ्रूट को बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, और ये फास्फोरस और पोटाशियम इसमें सबसे ज्यादा है, क्योंकि जब ब्लूम की डेवलपमेंट होती है, जब फ्रूट फ्लावरिंग स्टेज आती है, तो उस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा पौधे को फास्फोरस और पोटाश चाहिए। जब दोनों का मिक्सचर रहेगा, दोनों ज्यादा मात्रा में रहेंगे, तो जो ब्लूमिंग है, जो फ्लावरिंग है, वो अच्छी तरह से बाहर निकल पाएगी। तो इसकी जो डोसेज है ये आप दोगे 2 से 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर।
उसके बाद है नाइट्रोकिंग। अब हमने बहुत सारी कमियां करी, बहुत सारी नाइट्रोजन करी, पोटेशियम की कमी करी, फास्फोरस की कमी करी, बोरोन की कमी करी, कैल्शियम की कमी करी, बहुत सारी कमियों के बारे में अब हमने पढ़ा और स्पेसिफिक हमने प्रोडक्ट्स भी दे दिए। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोकिंग में क्या है, हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं जो कि पौधे में किसी भी चीज की कमी है उसको पूरा करने में मदद तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ ये कार्बन नाइट्रोजन रेशो को भी मेंटेन करेंगे, रूट जड़ों की डेवलपमेंट में मदद करेंगे। ठीक है, और अगर किसी को नहीं भी समझ आता है कि इसमें जिंक की कमी है या फास्फोरस मैग्नीज किसी भी चीज की कमी है, आपको नहीं पता लग रहा, तो उस टाइम के ऊपर आप क्या करोगे, आप उसे नाइट्रोकिंग प्रेफर जो कर सकते हो। उसके बाद है स्ट्रेस आउट। जैसे कि आज के टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो पहले बहुत ज्यादा सर्दी थी, अब बहुत ज्यादा गर्मी है, तो जैसे जैसे वेदर चेंज हुआ हम लोग भी कहीं ना कहीं बीमार हो जाते हैं। ऐसे ही पौधे जो है वो सारा दिन धूप में रहते हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हम देंगे स्ट्रेस आउट, ताकि जो पौधा है वो तनाव से बाहर आ जाए। ठीक है, तो ये सिलिकॉन बेस्ड है, ऑर्थोसिलिसिक एसिड है उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है इसमें, ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं जो पौधे की ग्रोथ में मदद करेंगे। उसके बाद है स्प्रेडोल 90। स्प्रेडोल 90 जो है ये स्प्रेडर का काम करेगा। स्प्रेडर इन द सेंस कि जैसे ही आपने दवाई जो है वो पत्ते के ऊपर डाली लेकिन वो स्प्रेड नहीं, फैल नहीं रही, तो ये क्या करेगा, उसे फैलाने में मदद करेगा, वेटर का काम करेगा। ठीक है, साथ ही साथ स्टिकर का काम करेगा। स्टिकर में काम इन द सेंस कि जैसे ही आपने खेत में जो स्प्रे है वो कर दी, लेकिन उसके बाद बारिश आ गई। ठीक है, जैसे ही बारिश आई उसके साथ क्या होगा, सारी की सारी मेडिसिन जो है वो नीचे निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये स्टिकर क्या करेगा, उसके ऊपर दवाई को चिपका के रखने में मदद करेगा। साथ ही साथ ये पेनिट्रेटर का काम करेगा। जैसे कि जब भी हम स्प्रे करते हैं तो प्रॉपरली सारी पत्तियों के ऊपर जो स्प्रे है वो नहीं स्प्रेड हो पाता, तो ये क्या करेगा, पेनिट्रेटर का काम करेगा। जैसे ही जहां जहां ड्रॉप गिरी वहां से उन्हें पेनिट्रेट करने में, फैलने में मदद करेगा। उसके बाद एक्टिवेटर का काम करेगा। एक्टिवेटर इन द सेंस की जैसे ही पौधे के ऊपर आपने स्प्रे करा तो उसके जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद है फ्रूटर। फ्रूटर क्या करेगा, फ्रूट चाहे फ्रूट है चाहे वेजिटेबल है, आप इसका यूज किसी भी चीज के ऊपर कर सकते हो। ये फ्रूट के साइज को बढ़ाने में मदद करेगा। हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स के ऊपर आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ये फ्रूट की और वेजिटेबल दोनों की जो शेल्फ लाइफ है उसे बढ़ाने में मदद करेगा। इसकी जो डोसेज है 1 to 1.5 आप यूज कर सकते हो पर लीटर ऑफ वाटर। उसके बाद है प्लांट डिसीज एंड मैनेजमेंट। अब पौधों को कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और उसके लिए हमने क्या करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि फंगस की, फंगस जो भी है, दो तरह की फंगस जो है वो मानी जाती है। सबसे पहले है पीपीएफसी, ठीक है, कॉन्टेक्ट बेस्ड फंगस बोल देते हैं, और दूसरी है सिस्टमिक बेस्ड फंगस। तो उसके लिए हम देंगे फंगोहिट देंगे। जो कॉन्टेक्ट बेस्ड फंगस है ये क्या होगी, ये पत्तियों के हमें ऊपर की तरफ दिखाई देगी, पत्तियों के या ऊपर वाली स्तर के ऊपर होगी या फिर नीचे वाली स्तर के ऊपर राउंड शेप में ये दिखाई देगी। व्हाइट कलर के या फिर ग्रे कलर के इसके स्पॉट्स जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब भी फंगस होगी वो एक गोलाकार शेप में होगी। ठीक है, कहीं भी फैली नहीं आपको मिलेगी, एक गोलाकार शेप में दिखाई देगी। और इसकी जो डोसेज है आप 2 से 3 ग्राम दे सकते हो पर लीटर ऑफ वाटर। लेकिन अगर आपको दिक्कत ज्यादा दिखाई देती है तो उसके लिए आप इसका जो डोसेज है वो 3 से 4 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर भी दे सकते हो। उसके बाद है फंगोहिट। फंगोहिट क्या है, सिस्टमिक बेस्ड फंगस को है। जैसे कि कोई भी फंगस जो है वो हमें जड़ों में दिखाई देती है, वो फंगस को खत्म करने के लिए सॉरी इसके बाद ये क्या करेगा, जाइलम और फ्लोरोस, ठीक है, हाईली सिस्टमिक करने में मदद करेगा और साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेगा। और आप इसका जो यूज आप इजिली कर सकते हो, लेकिन आपने एक बात में ध्यान रखना है कि ध्यान में एक बात रखोगे कि फंगोहिट को आप किसी भी और प्रोडक्ट के साथ मिक्स नहीं करोगे। इसका प्रयोग सिर्फ स्प्रेडोल 90 के साथ ही किया जाएगा और इसकी डोसेज है 3 से 4 ml रिकमेंडेड है। ठीक है, 2 से 3 और 3 से 4 ml रिकमेंडेड है। अगर आपको दिक्कत ज्यादा देखने को मिलती है तो वहां पर जो इसका डोसेज है आप बढ़ाकर भी दे सकते हो।
उसके बाद है रूट गार्ड। रूट गार्ड भी जो है ये भी फंगस को खत्म करने में मदद करता है, चाहे कॉन्टेक्ट बेस्ड फंगस है चाहे सिस्टमिक बेस्ड फंगस है, दोनों तरह की फंगस को खत्म करने में मदद करेगा। और आप इसे एज अ प्रिकॉशन भूमि पावर के साथ पहले भी यूज कर सकते हो। क्लियर। और ये क्या करेगा, रूट्स की डेवलपमेंट में मदद करेगा, रूट्स को बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है, और साथ ही साथ दोनों तरह की फंगस को खत्म करने में मदद करेगा। इसकी जो डोसेज है ये आप दोगे 2 किलो दोगे पर, ठीक है, 2 kg जाएगा पर एकड़। लेकिन अगर क्रॉप बहुत ज्यादा बड़ी है जैसे कि गन्ना है, ठीक है, तो उसके लिए आप दे सकते हो 2 से 4 किलो या फिर 4 से 5 किलो, उसके लिए आप रिकमेंडेड कर सकते हो। उसके बाद है वायरोहिट। वायरोहिट जो है आप सभी को पता है कि वायरोहिट के फैलने का कारण है व्हाइट फ्लाई। जैसे ही व्हाइट फ्लाई होगी वहां पर वायरस आएगा ही आएगा। तो ये स्पेसिफिकली व्हाइट फ्लाई के ऊपर काम करेगा वायरोहिट। व्हाइट फ्लाई को मारने में मदद करेगा। व्हाइट फ्लाई चाहे प्यूपा स्टेज में है चाहे एग लार्वा किसी भी स्टेज में है, अभी के सभी स्टेजेस को ये मारने में मदद करेगा। और ये वायरस को भी जो वायरस कॉज करती है व्हाइट फ्लाई उसको भी रोकेगा। इसकी जो डोसेज है आप 2 से 3 ml दोगे पर लीटर ऑफ। उसके बाद है वायरोसोल। अभी जो वायरोहिट था वो स्पेसिफिकली व्हाइट फ्लाई के लिए है, लेकिन जो वायरोसोल है अगर आपको किसी भी तरह का वायरस दिखाई देता है, टोमेटो मोज़ेक वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस है, ठीक है, लीफ कर्ल वायरस है, कोई भी आपको वायरस दिखाई देता है तो आप उसके लिए वायरोसोल यूज कर सकते हो। इसकी जो डोसेज है 2 से 3 ml और 3 से 4 ml रेफर कर दी जाएगी। उसके बाद है ऑर्गोमाइट। अभी बहुत सारे जो कीड़े हैं वो हमें खेतों में दिखाई देते हैं ना, तो कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो कि पत्तियों को सक करते हैं, पत्तियों का जो रस है उन्हें चूसते हैं। और कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो कि पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं। तो जो कीड़े पत्तियों का रस चूसते हैं जैसे कि माइट है, ठीक है, उसके लिए आप दोगे ऑर्गोमाइट दोगे। इसकी जो डोसेज है 2 से 3 ml रिकमेंडेड है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा अटैक है तो 3 से 4 ml रिकमेंडेड होगी, ठीक है। और इसका जो यूज है आप सभी स्टेजेस के ऊपर कर सकते हो, चाहे एडल्ट निम्फ लार्वा कोई भी कीड़े की स्टेज के लिए ये बेनिफिशियल है। और ये क्या करेगा, कीड़े के नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही इसने उसके ऊपर अटैक करा उसका वॉमिट आनी शुरू हो जाएगी, जिस वजह से उसका जो नर्वस सिस्टम है वो वीक होना शुरू हो जाएगा और उसकी धीरे धीरे डेथ होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है पीपीएनपी। पीपीएनपी क्या है, पीपीएनपी जो है ये पत्तियों को कड़वा करने में मदद करेगा। जैसे ही पत्ती कड़वी होगी जो भी कीड़ा है उसको प्रॉपरली पत्ती के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसे सक करेगा। सभी को पता है कि नीम की बहुत ज्यादा स्मेल होती है ना, नीम ऑयल की। तो जैसे ही कीड़ा आया उसने पत्ती के ऊपर अटैक किया, लेकिन उसने अटैक करने से पहले उसे सक करा, ठीक है, उसे उसका जो स्मेल है वो ली। जैसे ही वो स्मेल लेगा उसे नीम की स्मेल आएगी, वो धीरे धीरे पीछे हटना शुरू हो जाएगा। अगर नीम एनपी के साथ भी वो सब कर भी लेता है तो उसे वॉमिट आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसकी जो डोसेज है 1 to 2 ml आप दे सकते हो, 1 to 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर। उसके बाद है हमारे पास पेस्टोइड। पेस्टोइड जो है जो कीड़े पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं, पत्तियों में शेक करना शुरू कर देते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इसकी जो डोसेज है 2 से 3 ml जाएगी पर लीटर ऑफ वाटर। उसके बाद है एनिमल हेल्थ के लिए, वेटनरी के लिए सबसे पहले हमारे पास पावर मिल्क। पावर मिल्क में क्या है, हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, वाइटामिन है, प्लांट एक्सट्रैक्ट है, जो कि काओ, बफेलो, शीप, गॉट सभी की जो बॉडी है उसे अच्छा बनाने में मदद करता है। और इसमें सबसे ज्यादा है आयरन, जो है आयरन फेरिक की फॉर्म में है, ठीक है। फॉस्फोरस जो है सोडियम एसिड फॉस्फेट की फॉर्म में है, जिससे कि क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक छोटा सा पार्ट लिया जाता है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट देंगे, डायरेक्ट फॉस्फोरस दे रहे हैं तो जो भी जानवर है उसे अडेप्ट नहीं कर पाता। उसके बाद कैल्शियम है, कैल्शियम ग्लूकोनेट की फॉर्म में, साथ ही साथ विटामिन डी3 है, बी12 है, ठीक है, शतावरी है, नीलोफर है, जो कि ये सारी चीजों का मिक्सचर जो है इसमें डाला जाता है सो दैट कि जो भी जानवर है उसकी एक तो हेल्थ अच्छी हो, अगर गाय या भैंस है तो वो हमें दूध अच्छा दे, ठीक है। उसके बाद है मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर क्या है, जैसे ह्यूमंस में हम लोगों में
डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उनमें जानवरों में ह्यूमन फर्मेंटेशन सिस्टम होता है जिसे अच्छा बनाने में ये मदद करता है। अगर ह्यूमन फर्मेंटेशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ह्यूमन फर्मेंटेशन सिस्टम प्रॉपरली चल रहा है, तो गाय या भैंस प्रॉपरली दूध देंगे, ठीक है, उनके दूध में कोई भी कमी नहीं आएगी। और साथ ही साथ ये क्या है, ये ओवरऑल हेल्थ को अच्छा बनाने में मदद करता है। और इसके जो डोसेज है, लार्ज एनिमल के लिए 40 से 80 ग्राम दोगे डेली, स्मॉल एनिमल के लिए 20 से 80 ग्राम, पोल्ट्री के लिए 500 ग्राम पर 1 kg, ठीक है, 500 ग्राम टू 1 kg पर 100 kg फीड के लिए। एक्वेटिक के लिए 1 kg जाएगा पर 100 kg फीड के लिए। उसके बाद अभी आज के टाइम के ऊपर बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं। पहले होता था कि मुर्गी या फिर मुर्गी जो थी या कॉक या हैन है, उसे हम लोग घरों में रखते थे, ठीक है, ताकि जो भी उन्होंने घरों में जो भी उन्होंने अंडा दिया उसे यूज कर लेते थे। लेकिन आज के टाइम के ऊपर लोग अंडों का व्यापार करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म बनाए हुए हैं जिनमें लोग मुर्गियों को रखते हैं, ठीक है, और उनका जो भी एग प्रोडक्शन है वो लेते हैं और आगे जाके सेल कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, एग प्रोडक्शन को अच्छा बनाने में मदद करेगा, पोल्ट्री के जो भी जानवर हैं उन्हें उनके वेट गेन करने में मदद करेगा। और इसकी जो डोसेज है, चिक्स के लिए जाएगी 10 ml पर डे, ठीक है, ग्रोवर्स एंड ब्रॉयलर्स के लिए जाएगी 20 ml पर डे और लेयर्स के लिए जाएगी 40 ml पर डे। उसके बाद है स्ट्रेस आउट, जैसे कि हमने पौधों में भी करा था कि हमने उन्हें स्ट्रेस आउट दिया तनाव से बचाने के लिए। अभी ये जानवरों में भी बहुत तरह का स्ट्रेस आता है, जैसे कि फिजिकल है या फिजियोलॉजिकल है या बिहेवियरल है, ठीक है, कोई भी स्ट्रेस है उसे खत्म करने के लिए हम देंगे स्ट्रेस ऑफ, और जो इसकी डोसेज है वो भी अलग अलग रहेगी। पोल्ट्री के लिए जाएगी 1 ग्राम जाएगी पर लीटर ऑफ फ्रेश वाटर, काउ बफेलो हॉर्सेस के लिए जाएगी 100 to 50 ग्राम पर डे, काव शीप गॉड के लिए 20 से 30 ग्राम जाएगी, ठीक है। और चीज उस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है जब आप जानवर को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे कि आपने पहले मंडी से लेके आए, ठीक है, मंडी से लिया जानवर लेकिन उसे घर में ले गए, उसे अगर वो खा नहीं रहा तो उसे मारना शुरू कर दिया कि वो खाए ताकि हमें दूध अच्छा मिले। तो वहां पर क्या है, जैसे ही उनका इन्वायरमेंट चेंज हुआ, वेदर चेंज हुआ, उन्हें कहीं ना कहीं रहने में थोड़े दिनों तक दिक्कत आएगी। अभी जैसे हम लोग भी हैं, तो हम लोग भी अगर अपने घर से दूसरे किसी और के घर या किसी और में जब भी शिफ्ट होते हैं, तो हमें वो जो इन्वायरमेंट है उसे अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे ही जानवरों को भी टाइम लगता है थोड़ा सा, ताकि वो जो इन्वायरमेंट है उसे अडेप्ट कर पाए। तो इसके लिए आप दे सकते हो स्ट्रेस ऑफ।